my dear student, welcome again in my YouTube channel, and this is Ankit Tiwari, and you are watching me on the platform of student learning classes. Today we will discuss about the first chapter of the biology class 9th, where name is cell, which is smallest structural and functional unit of the body. Before it, if you are new on this channel, so please do subscribe and press the bell icon by which you can easily get the notification of the next video. So let's start to talk about what is cell. तो चलिए सीखते हैं क्या होता है सेल। मेरे प्यारे बच्चों, हमने सेल से पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल चाल। उसने कहा सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने कहा वाह वाह। मैंने कहा सेल अपने बारे में कुछ बताओ। तो सेल ने कहा सर मैं सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हूँ। यानी कहने का मतलब कि सबसे छोटा यूनिट जिसमें लाइफ संभव है, लाइफ पॉसिबल है, यानी जिसमें लाइफ हो सकती है, उसे हम सेल कहते हैं। अब इससे छोटी यूनिट में सेल नहीं होती है। आप अगर इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आपको आगे चल करके एक टर्म पढ़ाया जाएगा, बल्कि मैं यही पढ़ा देता हूँ आपको, है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी, है ना। उस सब्जेक्ट का क्या नाम है बच्चों? उस सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी कुल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, समझ रहे बच्चों, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। यानी कि इसके अकॉर्डिंग वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसपे हम लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, बात को और आगे बढ़ाया जाए तो लिविंग किसको कहेंगे? तो लिविंग उसको कहेंगे जिसके अंदर 5 चीजें होनी पॉसिबल जरूरी है। वो 5 चीजें क्या है? पहला तो ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा क्या होगा? चौथा होगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो 5वां होगा बच्चों वो होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। चलिए एक एक के बारे में एक दो बात कर लेते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर और साइज बढ़ता है उसे हम लिविंग कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। क्यों देते हैं भैया? अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे या अपने से मिलते जुलते लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जिसके बारे में हम डिटेल में क्लास 10th में पढ़ते हैं और 8th से पढ़ के आए। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन के बाद पढ़ना होता है मेटाबॉलिज्म। शरीर में जितने भी रिएक्शन होते हैं सारे को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी ऑल द केमिकल रिएक्शन विच इज टेक प्लेस इन आवर बॉडी इज कंसीडर एज अ मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर वो धरती पे अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है तो उसके पास सेल होना बहुत जरूरी है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ। अगला है कॉन्शियसनेस, यानी कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो अपने सराउंडिंग को क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सराउंडिंग के अलावा अपने अंदर हो रहे चेंजेस के बारे में भी वो फील कर सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर एक नए तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस प्लांट के अंदर, मुर्गा के अंदर, बकरी के अंदर जो है सबके अंदर पाया जाता है, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर खाली पाई जाती है ना। ये दिमाग में सेट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि सेल होना बहुत जरूरी है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व तभी संभव है जब उसके पास सेल हो। ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलती हैं, है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल अगर बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं तो क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाती हैं। ग्रुप ऑफ सेल अगर आपस में मिलती हैं तो क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। और अब ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम अपनी भाषा में बॉडी कहते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू को अगर डिफाइन करना हो तो बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल
हैविंग आइदर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना, उसे हम टिश्यू कहेंगे। यानी ग्रुप ऑफ सेल विच इज हैविंग आइदर सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कंसीडर एज ए टिश्यू। बात को और आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को और फील करने की कोशिश किया जाए, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनाते हैं। जैसे ऑर्गन किडनी, लीवर, है ना, हार्ट, इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन हैं और ये सारे मिलकर के बॉडी को बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या करते हैं, बॉडी यानी ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को फील करने की कोशिश करते हैं, बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं साइंटिस्टों के बारे में, पहले वो समझना जरूरी है, उसके बाद हम फिर टाइप ऑफ सेल पे आएंगे और फिर सेल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, जो पहले साइंटिस्ट थे जिसने सेल का डिस्कवर किया, है ना, हु डिस्कवर द सेल, क्वेश्चन पूछा जाता है, हु डिस्कवर द सेल, कौन सेल का डिस्कवर किया। तो सेल का जो डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बच्चों, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल का खोज किया था और जिस स्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया था वो सेल के किस पे, सेल की जो है सेल वॉल पे, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, सिंपली समझिए। तो सेल की एक टिश्यू होती है जो है प्लांट के अंदर, उसे कॉर्क कहते हैं। आप अगर थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ाएंगे, या फिर अगर हम आपको टिश्यू पढ़ाएंगे, प्लांट टिश्यू, तो उसके बारे में जरूर मेंशन करेंगे, है ना, कॉर्क कैम्बियम, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये समझिए कि उन्होंने जो है प्लांट के मरे हुए सेल पे उन्होंने रिसर्च किया, है ना, जिसको कॉर्क सेल कहते हैं। और कॉर्क सेल पे उन्होंने रिसर्च करके कहा कि भैया दुनिया में सबसे छोटा जो यूनिट होता है लाइफ का, उसे सेल कहते हैं। पर 150 सालों बाद इस बात पे फिर प्रकाश डाला गया और जिसने स्टडी किया उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने जो है फिर से उस चीज़ पर ध्यान दिया और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल लिया, है ना, मतलब लाइव सेल लिया, ये डेड सेल किया, उन्होंने लाइव सेल लिया और लाइव सेल लेकर के उसके बाद उन्होंने उस चीज़ पे क्या किया, कुछ रिसर्च किया और बताया कि देखो भाई अब जो है, यानी कि लाइव सेल, अगर कोई पूछे कि लाइव सेल पे फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया और लाइव सेल का सर्च किसने किया, तो किया था लाइव सेल का जो सर्च किया था उनका नाम था एंटोनी, है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेन, है ना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना, LEUWEN, LEUWEN, है ना, HO। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है बच्चों, वो क्या थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल पर रिसर्च किया। समय बदला, जमाना बदला और साइंटिस्ट आए। अब एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि सेल जो होता है वो तो भाई दो हिस्से से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूक्लियस, हाँ, एक होता है साइटोप्लाज्म। अगर प्लांट सेल है तो उसके किनारे किनारे सेल वॉल पाई जाएगी, प्लांट सेल है तो किनारे किनारे क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। और अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं पाया जाएगी, बैक्टीरिया है तो भी सेल वॉल पाया जाएगा और फंगस है तो भी सेल वॉल पाया जाएगा, लेकिन अगर एनिमल है तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, और ये टर्म दिया था जो साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था पुरकिंजे, है ना। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने भैया कहा था कि जो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी सेल के अंदर जितने भी मटेरियल आप देखते हो, ऑल द थिंग्स आर कंसीडर एज अ प्रोटोप्लाज्म, सारे को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, उनकी एक दरवाजा बंद किया। तो टर्म प्रोटोप्लाज्म अगर आपको क्लियर हो गया, है ना, थोड़ा लाइट कम हो गया लेकिन फिर भी चमक रहा था वो नहीं चमकेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो हमें सीखना है वो प्रोटोप्लाज्म अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया, है ना, हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया। तो सेल थ्योरी के बारे में
दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, है ना, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता एक एनिमल होता है, एनिमल को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं, सिंपल है। और स्लाइडेन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे। ये आपको खोपड़ी पे बैठा के चलना है। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आता है तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। और इन्होंने जो स्लाइडेन और स्वान जो थे वो सेल थ्योरी तो दे दी, लेकिन वो इस बात को नहीं बता पाए, है ना, सेल थ्योरी तो दे दिए बट इस बात को नहीं बता पाए कि भाई सेल बनती कैसे, सेल का विकास कैसे होता है, सेल जो है ओरिजिनेट कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी नहीं दे पाए। तब एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को, है ना। रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट ने जो है, विर्को नाम के साइंटिस्ट ने कहा ओमिनी, है ना, ओमिनी सेलुला, ई सेलुला मतलब all the cell arise from pre-existing cell, all the cell arise from pre-existing cell। दुनिया में जितनी भी सेल होती है वो किससे अराइज होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो पहले से सेल है धरती पे उसी से सारी सेल क्या होती हैं? अराइज होती हैं। ये हमें अपने दिमाग में सेट करके चलना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर रुडोल्फ विर्को के बारे में बात हो गई तो अब बात किया जाता है कि वैक्सीन क्या होता है ना। तो चलिए वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। आजकल वैक्सीन का नाम तो सभी लोग सुन रहे होंगे, है कि नहीं भाई? कोरोना बेचारा नहीं, इतने लोगों को मारते हैं बेचारा कैसे, है ना। उसको मारने के लिए पूरी दुनिया जो है लगी हुई है पर कुछ हो नहीं पा रहा है ना। वैक्सीन क्या होता है थोड़ा फील करते हैं। देखो, वैक्सीन में किसी भी डिजीज हार्म या वीकेंड पैथोजन, यानी कि ऐसा पैथोजन जो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसी पैथोजन को स्मॉल मात्रा में अगर हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो हमारे लिए नुकसान नहीं, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देता है कि भैया अगर ऐसा दोबारा कोई तुम्हारे शरीर में आएगा तो उसको पकड़ के मार देना। लेकिन वैक्सीन क्या है? इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ इंट्रोड्यूस, या कह सकते हैं कि वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ डिसहार्म और वीकेंड पैथोजन which is introduced in our body in a very small or trace amount which will stimulate, है ना, which will stimulate the immune system to make a antibody against it, है ना। यानी कि जो डिसहार्म और वीकेंड पैथोजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में जब इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देने के लिए उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो कहेंगे व्हाट इज वैक्सीन? इट इज disarmed or weakened pathogen which is introduced in our body in a very trace amount, okay, कम मात्रा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, which activate our immune system, है ना, which activate our immune system due to which या by which antibody is formed, and if second time that type of the organism or that type of pathogen enter in our body then our body's immune system are kill them, है ना। सिंपल है, बहुत आसान है। तो वैक्सीन क्या है? एक डिसहार्म और वीकेंड पैथोजन। पहली बार वैक्सीन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने दुस्साहस किया स्टडी करने का, उनका नाम था क्या? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर साहब जो थे उन्होंने पहली बार, एडवर्ड जेनर, है ना, एडवर्ड जेनर साहब ने जो एडवर्ड जेनर साहब ने जो है फर्स्ट टाइम काउ पॉक्स नाम के वायरस पे काम किया और काउ पॉक्स से स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन निकाला, ठीक है। तो इतना आपको समझना था कि सबसे पहली बार जो है वैक्सीन के बारे में जो चर्चा किया था वो एडवर्ड जेनर साहब ने किया था और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन निकाला था, यानी पहली बार धरती पे वैक्सीन होता था, ठीक।
जब वैक्सीन के बारे में चर्चा हो गई, तो अब जो चर्चा करनी है वो हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करनी है। इसके बारे में एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर बात करें तो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, थोड़ा समझते हैं, है ना। देखिए ये क्या है, ये या तो बैक्टीरिया से निकाला जाएगा या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला जाएगा, केमिकली बनाया जाएगा, दो हमारे पास रास्ता है। तो बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल और डेड मैटर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच विल इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ बॉडी एंटीबायोटिक्स। यानी एंटीबायोटिक्स क्या है, इट इज जस्ट अ केमिकल या इट इज अ जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेड बैक्टीरिया और एनी काइंड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस जो हो गया, उसका जो है मैटर एक्सट्रैक्ट जो है हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, और जिससे वो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया को या तो मार देगा और या तो उसकी ग्रोथ को कम कर देगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल विच इज आइदर किल द बैक्टीरिया और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड एज एंटीबायोटिक्स। अब पहली बार एंटीबायोटिक्स के बारे में समझने का जो साहस किया था उस साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर, है ना। क्या नाम था बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने जो है पहली बार एंटीबायोटिक्स के बारे में जानने की कोशिश किया था। उन्होंने 1929 में 1929 में इसका डिस्कवर किया, पर जो डिस्कवर किया था वो बाई चांस हुआ था, वो डिस्कवरी करने नहीं गए थे, सेरेंडिपिटी अचानक से हो गया, है ना। कैसे हो गया हम आपको बताते हैं। हुआ क्या, कोई फंक्शन था उनके घर, अपने लैब में काम कर रहे थे और 2 दिन के लिए, हमारी बात उनसे होती रहती है ना। तो जो है काम कर रहे थे, तो 2 दिन अपने लैब में नहीं गए, तो जिस स्लाइड पे वो काम कर रहे थे उस स्लाइड पे वो जो है एक बैक्टीरिया रख के गए थे। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। स्टेफिलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया जो है उन्होंने जो है ले रखा था, उस पर रिसर्च कर रहे थे। 2 दिन तक उस बैक्टीरिया को छोड़ के घरे चले गए। अब जब वापस आए तो देखा कि उस जो स्लाइड है उस स्लाइड पे कुछ जगह पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो की है, वहाँ फंगस ग्रो किया हुआ है। जहाँ फंगस ग्रो किया वो बैक्टीरिया नहीं ग्रो किया है, वही चीज उनके दिमाग में क्या कर रही है, घर कहीं गई, समझ में आ गया। तो अब उनके दिमाग में जो है सेट हो गई कि अरे यार यहाँ तो जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। अब अगर यहाँ बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा है इसका मतलब बैक्टीरिया को मार रहा है। अब उस फंगस पे उन्होंने रिसर्च किया और फंगस का नाम दिया पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम। अब पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस से, है ना, पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस से उन्होंने पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई, जो पहली बार एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स मानी जाती है। और उसको इसके चलते जो है इनको नोबेल प्राइज मिला 1942 में। नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि भाई देखिए कोई भी चीज़ के लिए नोबेल प्राइज तभी दिया जाता है जब उसका सामाजिक लेवल पे बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए, उससे बड़ा फायदा हो। अब उस समय 2nd वर्ल्ड वार था, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थे। अमेरिका के बहुत सारे सैनिक बेचारे मारे गए थे, किसी का पैर टूटा था, किसी का हाथ टूटा, किसी का दांत टूटा, किसी का नाक फूटा। तो अब क्या है भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा था, तो उससे बचने के लिए इसको दिया जाता था तो वो लोग ठीक हो जाते थे। समझ में, ठीकने का जो रेट था वो बढ़ गया, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए तो एंटीबायोटिक्स के बारे में हम चर्चा कर ली और वैक्सीन के बारे में चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब इतना समझ में आ गया आपको, तो अब हम बात करेंगे सेल के बारे में, टाइप ऑफ सेल के बारे में। तो चलिए सीखते हैं। पहले एक बार सेल के बारे में देख लेते हैं, सेल क्या होता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखो जो अगर सेल के बारे में चर्चा करेंगे तो सेल कुछ ऐसा दिखता है ना, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होता है। अगर वो प्लांट है तो उसके सेल के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी, और सेल वॉल के अंदर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर क्या होता है, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाएगा, हाँ। और न्यूक्लियस के अगल बगल जो फ्लूइडी मटेरियल है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स और बाकी सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है सेल का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये कुछ ऑर्गेनाइज सेल के बारे में जानकारी रही। ऐसा अनऑर्गेनाइज सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। तो पहले सेल वॉल क्या होता है समझते हैं।
सेल वॉल प्लांट के अंदर पाई जाती है क्योंकि प्लांट के पास हाथ पैर नहीं होता या कपड़ा नहीं पहनता। तो अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल शॉक लगे, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल शॉक लग सकता है, पानी कोई एक मुक्का मार दिया या भैंस उसके शरीर पे जाकर रगड़ के चली आई, है ना, तो इन सब चीज़ों को जो है से बचने के लिए, समझ में आ रहा है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है भाई, भगवान ने उसको एक वरदान दिया, देख भैया तेरे को सेल वॉल बना के भेज रहा हूँ जिससे तुम्हें जो है थोड़ा बचाव हो। यानी कि सेल वॉल इज ए टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑन द सेल ऑफ द प्लांट। दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, ये एक तरह का पॉलीसैकेराइड है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? विच विल प्रिवेंट द प्लांट सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक एंड द रेन। समझ रहे कि नहीं? यानी एक्सटर्नल शॉक से प्लांट को बचाता है। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज में आराम से कर सकते हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। अगर समझ गया तो फिर अपना आप लिख लोगे। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द सेल ऑफ प्लांट, ओके, विच विल प्रिवेंट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक, जो उनको क्या करते हैं, एक्सटर्नल शॉक से बचाते हैं। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली थिन कवरिंग अराउंड द साइटोप्लाज्म, ओके, या कह सकते हैं अराउंड द प्रोटोप्लाज्म, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन कवरिंग अराउंड द protoplasm which will help into the making defining shape of the what plant या सेल, सिंपली कहे सेल का डेफिनिट शेप बनाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ थिन कवरिंग पाई जाती है, ठीक है ना, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक सेलेक्टिवली परमीबल होती है और एक सेमी परमीबल होती है। सेलेक्टिवली परमीबल का मतलब होता है अगर हमें आम की जरूरत है तो हम आम लिए, नहीं है तो नहीं लिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज सेलेक्टिव परमीबल। और सेमी परमीबल का मतलब जो कुछ जाना था चला जाएगा और जो कुछ नहीं जाना था वो नहीं जाएगा। जैसे हमारा स्किन सेलेक्टिव परमीबल होता है, तेल चला जाएगा, पानी नहीं जाता है ना। पर बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया का सेल हो गया, वो सेमी परमीबल होता है, वो सेलेक्टिव परमीबल नहीं होता, उसमें कुछ चीज़ें जा सकती हैं, लिक्विड चला जाएगा, सॉलिड नहीं जाएगा, ये समझना। ठीक, आगे बढ़ते। तो दिस इज अबाउट सेल। अब टाइप ऑफ सेल की अगर हम बारे में बात करें तो सेल का जो टाइप होता है वो दो तरह का होगा। सेल का जो टाइप होता है वो दो तरह का होगा, एक होगा प्रोकैरियोटिक और एक होगा यूकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इनके बारे में डिफरेंस समझने की कोशिश करें। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि शुरुआती समय में ये सेल जो है हो जाते हैं, और जो यू मतलब होता है एडवांस, यानी एडवांस टाइप की सेल, समझ रहे कि नहीं? तो ये प्रिमिटिव टाइप की सेल है और ये एडवांस टाइप की सेल है, ओके। अगला, अब अगर प्रिमिटिव और एडवांस समझ में आ गया तो प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। डिवीजन ऑफ लेबर क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, पर इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लाइजोसोम्स, ये सब पाया जाता है। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? जैसे हमारा रूम है, उसमें हम सब कुछ कर लेते हैं, इसमें सो भी लेते हैं, इसमें खा भी लेते हैं, इसमें पढ़ भी लेते हैं। लेकिन भाई आप लोगों का जो घर है उसमें क्या है? उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक बाथरूम होगा, एक डाइनिंग रूम होगा, एक किचन रूम होगा, है ना, तो एक हॉल होगा, एक गेस्ट रूम होगा, एक स्टडी रूम होगा, है ना। तो इस तरह से हर काम का एक डिवीज़न है आपके घरों में, है ना। तो यानी कि सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, और यहाँ सिस्टमेटिक चीज़ें हैं बट यहाँ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है, हाँ, इसका न्यूक्लिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है, और स्कैटर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो दो लेयर की होती है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड
सिस्टम होता है, हाँ 2 लेयर होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा होता है, ऐसे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया ऐसे, और जगह जगह पोर पाया जाएगा जिससे कि वो मटेरियल को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सकते हो। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमैटिन धागा, यानी क्रोमैटिन थ्रेड। दिख रहा है कि नहीं, ऊपर लिखा है, ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड। क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है, जो बाद में सेल डिवीजन जब होता है तो कंडेंस होता है, तो कंडेंस होकर यही क्रोमोसोम बनाता है। यानी कि क्रोमैटिन धागा जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और वही जब सेल डिवीजन होता है तो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, सभी लिविंग बीइंग का जो कैरेक्टर होता है उसके क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। जैसे हमारे फादर का कैरेक्टर हमारे अंदर विद्यमान है, पाया जाता है, और उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि उनके क्रोमोसोम हमारे अंदर आए हैं बाय द गैमेट। उसी तरह से क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है ये इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, बट इतना जान लीजिए कि क्रोमैटिन धागा ही क्रोमोसोम बनाता है। इसमें एक और सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहीं ना कहीं आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी यहाँ न्यूक्लिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है, यहाँ न्यूक्लिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाने के चलते न्यूक्लिक मटेरियल एक सिस्टम में पैक्ड होता है। इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और ऊपर अब हम लिखेंगे कि नीचे दिखाई नहीं देगा। इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, बल्कि इसका भी ऊपर ही लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर पाया जाता है, और सर्कुलर पाया जाने के पीछे रीजन ये होता है कि इनके अंदर हिस्टोन नाम की प्रोटीन नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। और यहाँ जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, और लीनियर इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो डीएनए जो है इनका सर्कुलर होता है, और इसके अंदर लीनियर जो है लीनियर होता है, डबल हेलिकल होता है, लीनियर और डबल हेलिकल होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे दिखता है। और इनका जो होता है वो ऐसे होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है, और यहाँ डीएनए लीनियर होता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम इनके अंदर 70S पाया जाता है, और इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का पाया जाता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए दोस्तों जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।